हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। आज से हम मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेश के हर एक भू महाद्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने मित्रों तक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेश से। तो फ्रेंड्स, भू आकृतिक प्रदेश हम समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत पहले हम भूमिका समझ लेते हैं कि यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। मध्य प्रदेश भू आकृतिक प्रदेश में भू प्रायद्वीपीय भाग का पठारी भाग माना जाता है। यह कहीं कहीं पर पठारी क्षेत्र हैं, पर्वतीय श्रृंखलाएं और कहीं कहीं पर मौसमी क्षेत्र दिखाई देते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं कि भू आकृतिक का अर्थ होता है कि यह प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कहीं पर पठारी क्षेत्र तो कहीं पर्वतीय श्रृंखला एवं कहीं पर मौसमी, यानी कहने का अर्थ है कि मौसम की स्थिति एक समान न होकर हर एक क्षेत्र में हर एक दशाएं भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियों का अध्ययन ही भू आकृतिक प्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग के अंतर्गत 3 बड़े भूभौतिक प्रदेश हैं। पहला है मध्य ऊंची प्रदेश है, फिर सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, फिर बुंदेलखंड का पठार आ जाता है। मध्य ऊंची प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार है, इसके बाद मालवा का पठार, फिर रीवा पन्ना का पठार, यहीं पर नर्मदा सोन घाटी है, फिर बुंदेलखंड का पठार। 5 भौतिक प्रदेश होंगे। 6A 7वां। कहने का मतलब है कि हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः 7 भौतिक प्रदेश हैं। भौतिक प्रदेश हैं। इन 7 भौतिक प्रदेशों के बारे में हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे डेली। तो पहले हम अध्ययन करते हैं कि हम मध्य भारत के पठार। मध्य भारत का पठार हमारे मध्य प्रदेश के 2/3 भाग मध्य ऊंचे प्रदेश के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इनका आकार त्रिभुजाकार। मध्य ऊंचे प्रदेश पश्चिम में अरावली पर्वत है, पूर्व में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी मध्य ऊंचे प्रदेश को 5 भागों में बांटते हैं। मध्य ऊंचे प्रदेश के अंतर्गत 5 भागों में बांटते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इन 5 भागों को डिटेल में बताया है। फिर देख लीजिए कि 5 भाग कौन कौन से हैं। मध्य ऊंचे प्रदेश के अंतर्गत ये 5 भाग हैं, जो कि मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, इसके बाद बुंदेलखंड। ये मध्य ऊंचे प्रदेश के अंतर्गत इन 5 भौतिक प्रदेश आ जाते हैं। उनमें से एक हैं मध्य उच्च प्रदेश के। हम मैप के विषय में मध्य प्रदेश का मैप समझ लेते हैं।
कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार। यहीं पर हमारा मालवा पठार है। इसी श्रेणी पर बुंदेलखंड पठार है, बुंदेलखंड पठार है। इसके नीचे नर्मदा सोन घाटी है। नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर बघेलखंड पठार है। बघेलखंड पठार इन्हीं के आस पास है विंध्याचल पर्वत। फ्रेंड्स, लोकेशन हमने यहाँ पर बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मध्य भारत का पठार। आज हम इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। फिर एक एक पठारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार लोकेशन समझ लीजिए। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पर है बुंदेलखंड का पठार, इसके अंतर्गत रहता है। यहाँ बघेलखंड है, नीचे सबसे नीचे नर्मदा सोन घाटी है। ये हमारा विंध्याचल पर्वत है। ये पूरा का पूरा बेल्ट ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक करीब थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक ये हमारा मालवा का पठार होता है। तो फ्रेंड्स, और हम हर एक पठारों के विषय में चर्चा करेंगे जब अगला क्लास होगी तब। लेकिन आज हमारा मेन फोकस इसमें रहेगा, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत पठार
पूरा का बेल्ट मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य भारत पठार के अंतर्गत आ जाता है। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हम एक एक जिलों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं फ्रेंड्स, लोकेशन बाय जिलों के। तो सबसे ऊपर में हमारा भिंड आ जाता है, यहाँ पर भिंड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर मुरैना आ जाता है, मुरैना। इसके बाद शिवपुर आ जाता है, शिवपुर। यहाँ पर शिवपुरी आ जाता है, शिवपुरी। यहाँ बीच में ग्वालियर है, इधर है दतिया है, गुना है, अशोकनगर। और इस साइड में नीमच आ जाता है, नीमच, मंदसौर के बाद यहाँ आगर मालवा, राजगढ़ के बाद विदिशा सागर। ये पूरा का पूरा बेल्ट हमारे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है फ्रेंड्स। तो आपने लोकेशन को समझ लिया होगा अच्छी तरह से। अब हम इसके थ्योरी को पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम, हाँ तो फ्रेंड्स, मध्य उच्च प्रदेश हमने लोकेशन में बताया कि मध्य उच्च प्रदेश कहाँ पर है। तो हमारे मध्य प्रदेश के सबसे ऊपरी हिस्सा जिसे हम मध्य प्रदेश का सिर कहते हैं, सिर जैसे दिखाई देता है, इसलिए हम उसे मध्य प्रदेश का सिर कह सकते हैं। तो इनका स्थिति समझ लेते हैं कि स्थिति कहाँ पर है। ये अक्षांशीय दृष्टि से यह 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है और 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश पर समाप्त हो जाती है। और देशांतरी दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश जो है यह 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होती है और 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर पर समाप्त हो जाती है। प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से ज़िले कवर करते हैं। पहला आ जाता है शिवपुर है, मुरैना, फिर भिंड डिस्ट्रिक्ट आता है, भिंड के बाद दतिया आ जाती है, दतिया के बाद शिवपुरी है, मंदसौर है, नीमच है, आगर मालवा, गुना आदि पूर्ण या आंशिक रूप से। पूर्ण या आंशिक लिखने का अर्थ यह है फ्रेंड्स कि हमारे मालवा में सबसे बड़ा क्षेत्र जो कि ये बहुत बड़ा पठार होने की वजह से बहुत से क्षेत्रों को कवर करती है, इसीलिए हमने सभी जिलों को ना लिखकर हमने पूर्ण या आंशिक रूप से लिख दिया है। आपको पेपर में भी ऐसे ही लिखना है फ्रेंड्स। ये हम प्री प्लस मेंस, ये अधिकतर मेंस को कवर करता हुआ ये जीएस जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा इसे देखिएगा, आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्प करेगी। उच्चावच देख लेते हैं कि यह समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर ऊंचाई है तथा इस पठारी क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल जो कि यह 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। यहाँ पर मुख्यतः चंबल नदी के द्वारा बहाई गई हर एक प्रकार के मिट्टी, लार, गाज या बालू का ढेर सारे उपकरण यहाँ प्रवाहित होती हैं। इसलिए हम इस चंबल नदी को मृदा अपरदन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में चंबल नदी का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ता ही जाता है। यहाँ की जलवायु देख लेते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत का। यहाँ पठारी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों अधिक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह पठार महाद्वीपीय प्रकार की पठार है। यहाँ की तापमान देख लेते हैं कि तापमान में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में
तापमान है, जबकि सर्दी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पाई जाती है सर्दी। यहाँ पर मुख्य है मिट्टी। मिट्टी में यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है। फसलों में गेहूँ है, मक्का के बाद ज्वार है, ज्वार के बाद बाजरा एवं सरसों है। वनस्पति में सागौन है, शीशम, नीम, पीपल, तेंदुपत्ता, सेजा। नदियाँ देख लेते हैं। चंबल नदी प्रवाहित होती है, सिंधु एवं कुमारी नदी, सिंध नहीं फ्रेंड्स, सिंध है, कोनो नदी प्रवाहित होती। इन हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो करीब उत्तर की दिशा में बहती हैं, हमारे मध्य प्रदेश के सिर की तरफ। यहाँ की खनिजों के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि खनिज मुख्यतः चीनी मिट्टी पाई जाती है एवं चूना पत्थर है, संगमरमर है। उद्योग में इस पठारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लघु उद्योगों की स्थापना की गई है, जैसे कि यहाँ पर है डबरा ग्वालियर है, डबरा शुगर मिल यह ग्वालियर में है, मुरैना है, बानमौर मुरैना, कैलारस है, कैलारस शिवपुर में। ये उद्योग हैं हमारे मध्य प्रदेश के। अगले पार्ट में है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में ग्वालियर का किला है। इस ग्वालियर के किला एवं किलों का रत्न या किलों की माला कह सकते हैं। यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जॉर्ज कैसल भवन है, जय विलास पैलेस है, मोहम्मद गौस का मकबरा है, तानसेन की समाधि है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके मेंस एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो आपको यही सीरियल रखना है और अपने आंसर को सही एवं रणनीतिक तरीके से अपने स्टडी को महत्वपूर्ण बनाइए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। फ्रेंड्स, जो भी क्वेरी होगी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर अपने कमेंट एवं सुझाव दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं समझाने में थोड़ा प्रयासरत हूँ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।